बार फिर 70 साल बाद पश्चिम पर भारी पड़ा पूरब। भजनलाल शर्मा ने भाजपा से बगावत तो कर ली, मगर प्रदेशाध्यक्ष बदलते गए, मगर भजनलाल जमे रहे। कुछ ऐसे ही भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता तैयार होता गया। इस तरह 20 साल में पूरा हुआ 168 किलोमीटर का सफर। 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने रिवाज बरकरार रखा है, सत्ता बदलने का रिवाज भी और उसके बाद मुख्यमंत्री चुने जाने के तरीके का रिवाज भी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान ने अपने पहले विधानसभा चुनाव से ही मुख्यमंत्री चुने जाने के तरीके को लेकर चौंकाया है। प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे जोधपुर से आने वाले जय नारायण व्यास, मगर वो चुनाव हारे और मुख्यमंत्री की कुर्सी आई पूर्वी राजस्थान से आने वाले टीकाराम पालीवाल के हिस्से में। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी ठीक वैसा ही हुआ। जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो पश्चिमी राजस्थान से तमाम दिग्गज मुख्यमंत्री की रेस में थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, तो बीजेपी में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की एक लंबी सूची थी जो पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, अर्जुन राम मेघवाल हो या अश्विनी वैष्णव जो मारवाड़ से आते हैं। मगर एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ लगी भरतपुर से आने वाले भजनलाल शर्मा के, जो जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। तो आज हम भजनलाल शर्मा की बात करते हैं, सूबे के नए मुखिया। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह धरतीपुत्र है और आप देख रहे हैं राजगाथा, गाथा समाज की। तो हुआ यूं कि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए। 3 दिसंबर को जब चुनाव के परिणाम आए तो राजस्थान की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया और भाजपा मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर लगातार देरी कर रही थी। ऐसे में राजस्थान की जनता के रोम रोम में केवल एक ही सवाल था, क्या मैडम वापस लौटेंगी? मैडम यानी वसुंधरा राजे सिंधिया। इस दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कई तरह की खबरें उड़ती रही, उनकी बगावत की खबरें भी आई, मगर आखिरकार वो दिन आ गया जब राजस्थान को मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया। बात 12 दिसंबर 2023 की। विधानसभा चुनाव परिणाम के लगभग 9-10 दिन बाद में भाजपा विधायक दल की बैठक होती है। मैडम के हाथ में यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में एक पर्ची होती है और उस पर्ची में कैद होता है कई लोगों का भविष्य जो पहली और दूसरी पंक्ति में बैठे थे। मगर उस पर्ची से जो नाम सामने निकल कर आता है वो आता है आखिरी पंक्ति में बैठे भजनलाल शर्मा का। ये वाकई में चौंकाने वाला था। तमाम सियासी पंडितों को भजनलाल शर्मा के नाम ने न केवल चौंकाया बल्कि कई सवाल भी खड़े। इन्हीं सवालों का जवाब आज हम भजनलाल शर्मा की राजनीतिक पृष्ठभूमि को जानते हुए समझने का प्रयास करेंगे। और भजनलाल शर्मा की राजनीतिक पृष्ठभूमि जानना इसलिए भी जरूरी है कि जब एक साधारण पृष्ठभूमि का आदमी प्रदेश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता है तो वो केवल उस एक व्यक्ति की जीत नहीं होती है बल्कि कई अनगिनत सपनों की जीत होती है। और ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने में कई अनगिनत सपनों की जीत है और उन सपनों के सच होने की जिम्मेदारी अब भजनलाल शर्मा के कंधे पर है। जिस पर वो कितना खरा उतरते हैं ये आने वाला समय बताएगा। अगर हम उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भरतपुर में एक गांव है अटारी, जहां 15 दिसंबर 1967 को भजनलाल शर्मा का जन्म हुआ। जन्म के लगभग 10-11 साल बाद आपातकाल का दौर आता है और उसी दौरान वो आरएसएस से जुड़ते हैं। उम्र होती है लगभग 10 से 11 साल। संभवतः आरएसएस से जुड़ाव के कारण ही विद्यार्थी जीवन में वो एबीवीपी की तरफ आकर्षित होते हैं और एबीवीपी ज्वाइन करके एक सक्रिय चुनावी राजनीति की तरफ कदम बढ़ाते हैं। एबीवीपी में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी संभालते हुए भजनलाल शर्मा आगे चलकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं। इसी राजनीतिक यात्रा के दौर में भजनलाल शर्मा के मन में सक्रिय चुनावी राजनीति यानी चुनाव लड़ने की इच्छाएं हिलोर मारती है और साल 2000 में वो अपने गांव यानी अटारी से सरपंच का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। और इसी दौर में आता है 2003 का राजस्थान विधानसभा चुनाव, जब भजनलाल शर्मा भरतपुर के नदबई से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं। भाजपा से टिकट मांगते हैं मगर टिकट नहीं मिलता है। भजनलाल शर्मा बागी हो जाते हैं
और सामाजिक न्याय मंच के बैनर तले वो विधानसभा का अपना पहला चुनाव लड़ते हैं, मगर इस चुनाव में उन्हें अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ता है। उनके हिस्से आते हैं मात्र 6000 वोट, यानी उनकी जमानत तक जब्त हो जाती है। भजनलाल शर्मा ने भाजपा से बगावत करके विधानसभा का चुनाव तो लड़ लिया था, जिसमें उनको सफलता भी नहीं मिली, मगर संभवतः विचारधारा के चलते उनका दिल कहीं ना कहीं भाजपा में ही अटका हुआ था। इसका एक और कारण हो सकता है कि उस 2003 के विधानसभा चुनाव में आरक्षण के विरोध में खड़े हुए सामाजिक न्याय मंच को आशातीत सफलता नहीं मिली और केवल वो मंच पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से एक सीट पर कोलायत से चुनाव जीत पाया था। ऐसे में भजनलाल शर्मा के सामने शायद भाजपा में घर वापसी के अलावा कोई ज्यादा राजनीतिक विकल्प नहीं थे। लिहाजा वो भाजपा में न केवल वापसी करते हैं, बल्कि उनको आगे चलकर 2015 में प्रदेश उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिलती है। हालांकि भजनलाल शर्मा के राजनीतिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय आता है साल 2016 में, जब उन्हें भाजपा के प्रदेश संगठन में प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया जाता है। भाजपा की अगर राजनीति को समझे तो प्रदेश स्तर पर प्रदेश संगठन महामंत्री का पद प्रदेशाध्यक्ष के बाद में दूसरे नंबर का पद माना जाता है। ये तो हो गई सूबे के नए मुखिया भजनलाल शर्मा की एक सामान्य राजनीतिक पृष्ठभूमि, जिसमें संघर्ष है, अपने कर्म के प्रति लगे रहने की जिजीविषा है, एक टूटा हुआ बक्सा और खाट है, और साथ में है अनगिनत उम्मीदें, जिन पर अब सूबे के नए मुखिया भजनलाल शर्मा को खरे उतरना है। अब बात उन फैक्ट्स की जिनके जरिए हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने में पर्ची निकलने जैसा आसान खेल नहीं है, बल्कि कई राजनीतिक घटनाओं का मेल है जो उन्हें अंततः मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाता है। जैसे पिछले 7 साल में राजस्थान भाजपा में 3 प्रदेशाध्यक्ष बदले गए, मगर नंबर 2 की कुर्सी पर पिछले 7 साल से भजनलाल शर्मा काबिज रहे। प्रदेश की भाजपा में अस्थिरता और गुटबाजी के तमाम दौर आए, मगर भजनलाल शर्मा इससे अछूते रहे। फिर उसके बाद 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भजनलाल शर्मा को मध्य क्षेत्र की 34 सीटों का जिम्मा दिया गया और यहीं से वो अमित शाह के नजदीक आए। अमित शाह इस पूरे चुनाव के दौरान भजनलाल शर्मा के सांगठनिक कौशल से प्रभावित हुए। फिर जब नवंबर 2023 में अमित शाह जयपुर आते हैं तो एक होटल में ठहरे हुए होते हैं। होटल से कुछ ही दूर भजनलाल शर्मा का घर होता है। भजनलाल शर्मा अमित शाह से उनके घर चलने का निवेदन करते हैं। अमित शाह निवेदन को स्वीकार करते हैं और उनके कदम भजनलाल शर्मा जिस बिल्डिंग में रह रहे होते हैं वहां तक पहुंचते हैं और संभवतः अमित शाह के यही कदम भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचाते हैं। तो इस तरह 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा से बगावत करने के बाद राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचने में अटारी गांव से 168 किलोमीटर का सफर पूरा करने में भजनलाल शर्मा को 20 साल का समय लगा और इसी के साथ राजस्थान को लगभग 33 साल बाद में एक और ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिल पाया है। भजनलाल शर्मा के लिए मुख्यमंत्री का ये पद किसी कांटों भरे ताज की तरह है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी में एक खेप ऐसी है जो मुख्यमंत्री बनने की पूरी उम्मीद लगाए बैठी थी। एक तरफ भजनलाल शर्मा को उस खेप से निपटना है तो दूसरी तरफ 200 विधायकों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस भी अपने 70 विधायकों के साथ मजबूत विपक्ष के रूप में मौजूद है, जिसमें कई दिग्गज इस बार विधायक का चुनाव जीतकर पहुंचे हैं और इन सब से निपटना भजनलाल शर्मा के लिए जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं आसान काम नहीं होगा। सूबे के मुखिया के तौर पर भजनलाल शर्मा कितना सफल होते हैं ये तो समय बताएगा और निश्चित तौर पर उनको समय दिया जाना चाहिए। न समय से पहले उनको नायक घोषित करने की हड़बड़ी होनी चाहिए और न ही उनके पहली बार विधायक बनने की आड़ में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनको नाकारा घोषित करने की जल्दबाजी होनी चाहिए। और हाँ, भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनते ही राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में और वैचारिक गलियारों में एक ब्राह्मणवाद को लेकर तमाम तरह का विमर्श चल रहा है। तो मेरा मानना है कि इसे ब्राह्मणवाद से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए, समय दिया जाना चाहिए और वैसे भी ब्राह्मणवाद हर एक समाज में मौजूद है। तो आप भजनलाल शर्मा के कार्यकाल के आकलन के लिए उन्हें समय दीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय राजस्थान।